हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। इसका हम करेंगे चैप्टर 3, जिसमें बात की गई है कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड वार्ड कमेटी। यहाँ हम सेक्शन 51 से 54 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब इसके आगे हम सेक्शन 55 से रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, सेक्शन 55 बात करता है कमेटीज की। ठीक है, कि कमेटीज के बारे में इसमें बताया गया है, मतलब समिति। तो देखिए क्या बात की गई है कि हर एक नगर पालिका में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, मतलब कि एक कार्यपालिका समिति होगी हर एक नगर पालिका में। ठीक है, अब ये जो नगर पालिका में जो कार्यपालक समिति होगी, ये इसमें कौन कौन होगा? ठीक है, तो चेयरपर्सन होगा एक, तो मतलब अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और विपक्ष का नेता होगा। प्रत्येक नगर पालिका में जो कार्यपालक समिति होगी उसमें कौन कौन होगा? तो उसमें क्या होगा, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या बताया है कि इसमें क्या होगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी नगर निगम और नगर परिषद है अगर, ठीक है, नगर निगम और नगर परिषद के मामले में तो क्या होगा कि महिला सदस्य होंगी, 7 सदस्य होंगे टोटल, उसमें से महिला सदस्य होंगी 2। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताती हूँ। देखो कि पहली बात तो देखिए, जो गठन होगा ना समिति का, प्रत्येक नगर पालिका में जो कार्यपालक समिति होगी उसका गठन 90 दिन में करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे? नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, अब नगर पालिका और नगर निगम, अगर नगर पालिका और नगर निगम है तो उसमें 7 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 2 महिला सदस्य होंगी। ठीक है, 2 वुमन मेंबर उसमें से होंगी। और अगर नगर पालिका बोर्ड है मतलब, तो उसमें क्या होगी, 5 सदस्य होंगे। ठीक है, और जो अन्य समितियों के अध्यक्ष होंगे वो भी इसमें सदस्य होंगे। कार्यपालिका समिति में, कार्यपालक समिति में सदस्य होंगे, अन्य समितियों के अध्यक्ष भी। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलते हैं कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा वो कौन होगा? कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जो CMO होगा, वो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। ठीक है, फिर अब देखिए, जो कार्यपालक समिति के अतिरिक्त क्या होगा, कार्यपालक समिति के अतिरिक्त जो समितियां हैं उसमें क्या होगा, अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनेंगी। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी समितियां गठित होंगी? वित्त समिति होगी, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति होगी, अपराध शमन और समझौता समिति होगी, भवन अनुज्ञा और संकलन समिति होगी, नियम उपनियम विधियाँ, ठीक है, इनसे संबंधित नियम उपनियम और विधियाँ बनाने से संबंधित जो समितियाँ होती हैं, गंदी बस्ती सुधार समिति होगी और एक अन्य समिति होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो जो नगर निगम है वो, उसमें कितनी होगी? टोटल 8 हो सकती है अधिकतम, नगर परिषद में 6 हो सकती है और नगर पालिका में 4 हो सकती है। क्या बोला मैंने कि जो नगर निगम होगा, नगर निगम में अधिकतम 8 हो सकती हैं, नगर परिषद में 6 हो सकती हैं और नगर पालिका में 4 हो सकती हैं। और ये सार्वजनिक मार्ग में जो रोशनी समिति है उसके सहित ये बताई गई है। अब देखो, जो एक संशोधन आया था 18 मई 2017 को, एक संशोधन आया था, उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि जो 50 वार्ड होंगे, जिस एरिया में 50 वार्ड्स होंगे तो 50 वार्ड्स पे एक समिति होगी। ठीक है, और 51 से ऊपर हो गए 75 वार्ड तक, 51 से 75 तक होंगी 2 समितियाँ और 75 से अधिक पर होंगी 3 समितियाँ। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर 50 वार्ड है, 50 वार्डों तक पे तो एक समिति होगी, जैसे एक वित्त समिति होगी 50 वार्ड पे। 50 से ऊपर वार्ड हो गए एक जगह, 51 से 75 वार्ड हो गए तो 2 समिति हो जाएंगी, और 75 से अधिक वार्ड हो गए तो 3 समिति होंगी। ठीक है, और नगर पालिका का जब गठन होगा उससे 90 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका के द्वारा ये समितियां गठित की जाएंगी। और अगर विफल हो गई नगर पालिका इन समितियों को गठित करने में तो कौन करेगा? राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित करेगी। समझ आया आप लोगों को? मैं रैपिड रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। देखिए, एक बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि कमेटीज सेक्शन 55 है, इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटीज में कौन कौन होगा? तो देखिए, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, अपोजिशन का लीडर होगा। ठीक है, अब अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल है, मतलब नगर निगम और नगर परिषद है, तो उसमें क्या होगा? उसमें 7 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि 2 वुमन मेंबर्स का होना अनिवार्य है। तो 5 + 2, 5 मेंबर्स + 2 वुमन मेंबर्स, तो 7 हो गए।
और ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, और म्यूनसिपल बोर्ड है अगर, मतलब नगर पालिका बोर्ड है, तो इस केस में 5 होंगे, 5 होंगे। अगर देखिए नगर परिषद और नगर निगम है, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल है, तो 7 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 2 वुमन। म्यूनसिपल बोर्ड है तो उसमें कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होगा वो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई जो है ना, उसके अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 3 उसको लिया जाएगा। अब देखो सीएमओ मतलब चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, वो क्या होगा, जो कमेटी होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यपालक समिति, उसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी माना जाएगा। क्या होगा वो, शैल बी, ठीक है। सीएमओ शैल बी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब एग्जीक्यूटिव इन एडिशन टू एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अतिरिक्त कौन कौन सी कमेटी होंगी, एक फाइनेंस कमेटी होगी, फिर एक या एक से अधिक हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी होंगी। और ये जो हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी जो है ना, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, इसको सब्सटीट्यूट किया गया था 2015 में, ठीक है, उससे पहले ये नहीं थी। अच्छा, और हर एक कमेटी में 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हर एक कमेटी में 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक प्रोवाइजो है, उसमें बताया गया है कि एवरी म्यूनसिपैलिटी में कॉन्स्टिट्यूट, मतलब हर एक जो म्यूनसिपैलिटी है, प्रत्येक म्यूनसिपैलिटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। 50 वार्ड्स होंगे तो 1 कमेटी, 51 to 75 वार्ड्स 2 कमेटी, और एक्सीडिंग 75 वार्ड्स यानी 75 वार्ड से ज़्यादा होने पर 3 कमेटी। तो 50 पे 1, 51 से 75 पे 2 और 75 से ऊपर 3 कमेटी, ठीक है। आगे देखो, और इसमें क्या होगा, इन 1 और मोर लाइटिंग पब्लिक स्ट्रीट्स प्लेस एंड बिल्डिंग कमेटीज, ठीक है। मतलब एक या एक से ज़्यादा लाइटिंग पब्लिक स्ट्रीट से जो लाइट्स लगाई जाती है, रोशनी समिति, ठीक है, और भवन समिति होगी, और वो भी इतनी होंगी 50 पे 1, 51 से 75 पे 2 और 75 से ऊपर पे 3, ठीक है। और ये देखिए, ये जो फाइनेंस कमेटी है और 1 और मोर, ये मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस कमेटी होगी, और 1 और मोर जो हेल्थ और सैनिटाइजेशन कमेटी होंगी उसको 2015 में सब्सटीट्यूट किया गया है, हेल्थ और सैनिटाइजेशन कमेटी को। इसके अलावा कौन कौन सी कमेटी होंगी, बिल्डिंग परमिशन एंड वर्क कमेटी, स्लम इम्प्रूवमेंट कमेटी मतलब गंदी बस्ती वाली हो गई। अच्छा, आगे वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मतलब महिला और बाल विकास, पॉवर्टी एलिविएशन की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, और प्रोवाइडिंग फंड टू नीडी पर्सन कमेटी। तो ये जो 4 कमेटी है ना, इनको 18 मई 2017 को इंसर्ट किया गया है। ये कमेटीज पहले नहीं थी 2017 से पहले। एक तो महिला और बाल विकास की यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, पीडीएस की है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और प्रोवाइडिंग फंड टू नीडी पर्सन कमेटी। उसके अलावा रूल्स एंड बायलॉज कमेटी मतलब जो हमने देखी थी, नियम विधि उपविधियाँ समिति, और कंपाउंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफेंस कमेटी, ठीक है, मतलब अपराध समन और समझौता समिति। ये सारी कमेटियाँ बनाई जाएंगी, नगर पालिका के द्वारा इनका गठन किया जाएगा। 1 मिनट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, मैं क्या इंग्लिश में भी क्लियर करती जा रही हूँ थोड़ा। अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी यानी म्यूनसिपैलिटी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब जो नगर पालिका के कार्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, तो 8 से नॉट एक्सीडिंग 8 यानी 8 से ज़्यादा नहीं होंगी। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए, नगर निगम के केस में नॉट एक्सीडिंग 8, नगर परिषद के केस में नॉट एक्सीडिंग 6, और नगर पालिका बोर्ड के केस में नॉट एक्सीडिंग 4। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉट एक्सीडिंग 8, म्यूनसिपल काउंसिल नॉट एक्सीडिंग 6, और म्यूनसिपल बोर्ड नॉट एक्सीडिंग 4, ठीक है। इसमें एक प्रोवाइजो दिए गए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इंक्रीज कर सकती है मैक्सिमम लिमिट कमेटी की। तो जो भी कमेटीज़ हैं, मतलब नगर पालिका के कार्यों के अनुसार, फंक्शंस के अनुसार, कमेटीज़ की लिमिट्स को, यानी कमेटी जो फिक्स की गई है उससे ज़्यादा लिमिट कौन इंक्रीज कर सकता है, तो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अच्छा, कमेटीज़ क्या करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, परफॉर्म और डिस्चार्ज पावर्स, ड्यूटी एंड फंक्शंस। कमेटीज़ का काम क्या होता है, जो भी पावर्स, ड्यूटीज़ और फंक्शंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको एक्सरसाइज करना, उनको परफॉर्म करना और उनको डिस्चार्ज करना, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सरसाइज करना, परफॉर्म करना, डिस्चार्ज करना पावर्स, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस प्रिस्क्राइब्ड,
ठीक है। ऑल कमेटीज, जो भी कमेटीज ये बताई गई हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट कितने टाइम की लिमिट के अंदर किया जाएगा, विद इन 90 डेज, ठीक है, विद इन 90 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। जो हमारा नगर पालिका का गठन हो गया उसके 90 दिन के अंदर अंदर गठन हो जाना चाहिए समितियों का। और यदि फेल हो जाती है नगर पालिका गठन करने में तो कौन गठन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट गठन करेगी, ठीक है। अच्छा, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें बताया गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको भी कमेटी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कि कोई भी तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको भी कमेटी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 क्या बात करता है, देखिए सेक्शन 56 में आपको बताती हूँ, व्हेन पर्सन्स अदर देन में सर्व ऑन कमेटी, कि जबकि भिन्न व्यक्तियों, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कार्य, एक तो समितियों में सदस्य होते हैं वो कार्य करते हैं, जो पर्सन सदस्य तो नहीं है, वहाँ का मेंबर तो नहीं है, फिर भी वो कब किस स्थिति में उनको कार्य करवाया जा सकता है, ये बात कही है। तो देखिए, कार्यपालक समिति के अलावा, कार्यपालक समिति में तो काम नहीं करेंगे, कार्यपालक समिति के अलावा जो अन्य समिति हैं, ठीक है, उसमें कर सकते हैं। कब करेंगे, नगर पालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्पों से, ठीक है। अगर नगर पालिका के कम से कम हाफ मेंबर, आधे सदस्य, जितने टोटल मेंबर हैं उनके आधे मेंबर अगर संकल्प पारित कर दें, ठीक है, समर्थित संकल्पों से सदस्यों से भिन्न सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसी समितियों में जो कि कार्य करने के लिए विशेष अर्हता रखते हो, मतलब उनकी योग्यता ऐसी हो कि वो कार्य कर सकते हों, और जो नगर पालिका के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके आधे सदस्यों के एक रिजोल्यूशन समर्थित जो संकल्प होता है, रिजोल्यूशन होता है, उसके द्वारा वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या की गई है कि जो ऐसे सदस्य होते हैं ना, उनकी संख्या जो समिति के कुल सदस्य हैं उनके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे 30 मेंबर हैं मान लो, तो 30 × 1/3 कर लो, तो 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो सदस्यों से भिन्न व्यक्ति हैं वो, तो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कार्यपालक समिति को छोड़कर धारा 55 के अधीन किसी भी समिति के सदस्यों के रूप में उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, पहली बात तो ये बताइए कि धारा 56 में जो सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है वो कार्यपालक समिति में नहीं होंगे। कार्यपालक समिति में तो जो मेंबर हैं वही रहेंगे, अन्य व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। नगर पालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से वो उनको नियुक्त किया जाएगा, और उनके पास विशेष अर्हता होनी चाहिए, और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। मैं आपको एक बार इसको इंग्लिश में बता देती हूँ। देखिए, व्हेन पर्सन अदर देन मेंबर्स मे सर्व ऑन कमेटी, ये सेक्शन 56 कहता है। तो इसमें कैसे कैसे होगा, बाई रिजोल्यूशन, मतलब हम मेंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना, अपॉइंट करेंगे। वही रिजोल्यूशन एक रिजोल्यूशन के द्वारा किया जाएगा, सपोर्टेड बाई नॉट लेस देन 1/2 ऑफ होल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो होल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके 1/2 से कम नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। वही रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाई नॉट लेस देन 1/2 ऑफ होल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, एज मेंबर्स ऑफ एनी कमेटी अंडर सेक्शन 55, मतलब सेक्शन 55 के अंदर कोई भी कमेटी के मेंबर के रूप में उनको अपॉइंट किया जा सकता है, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। देखिए, बाई रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाई नॉट लेस देन 1/2 ऑफ होल नंबर ऑफ मेंबर्स एज मेंबर्स ऑफ एनी कमेटी अंडर सेक्शन 55 के अंदर जो भी कमेटी उसमें किया जा सकता है, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यपालिका समिति में ऐसे मेंबर को नहीं रखा जाएगा। पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर, पर्सन जो कि मेंबर नहीं होता ना, पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर पजेज स्पेशल क्वालिफिकेशन, ऐसे व्यक्तियों के पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि डिमांड की गई है, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहता है, सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी, ठीक है। सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी, कमेटी के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कुल सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब एक और बात की गई है, प्रोवाइजो जो सेकंड नंबर का है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, क्या बात कही है प्रोवाइजो सेकंड में कि जो ऑल प्रोविजंस ऑफ ड्यूटीज, पावर्स, लाइबिलिटीज, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसेबिलिटी ऑफ मेंबर्स,
शैल बी एप्लीकेबल टू सच पर्सन, मतलब जो भी सदस्य अपॉइंट किए गए ना, अन्य सदस्य, उनके कर्तव्य शक्ति मतलब जो भी सदस्यों के जो होते हैं ना कर्तव्य हैं, शक्ति हैं, दायित्व हैं, उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन है, निर्योग्यता, निरर्हता, वो सब ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। ये बात सेक्शन 56 कहता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, सेक्शन 57, कमेटी का चेयरमैन मतलब समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है, देखिए चेयरमैन ऑफ कमेटी, इसमें क्या होगा कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए अगर क्या होगा, अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है, ठीक है, अगर जो अध्यक्ष है समिति का, ठीक है, वो किसी समिति का सदस्य है तो वह पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष यदि है और किसी समिति का सदस्य है, उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह वहाँ का पदेन अध्यक्ष बन जाएगा, यदि अध्यक्ष ना हो तो। ठीक है, देखिए दोबारा बताती हूँ, अगर म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन है मतलब नगर पालिका का अध्यक्ष है, ठीक है, यदि वो किसी समिति का मेंबर भी है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब कि पदेन अध्यक्ष माना जाएगा, समिति का पदेन अध्यक्ष माना जाएगा नगर पालिका के अध्यक्ष को, यदि वो किसी समिति का सदस्य है तो। और अगर अध्यक्ष नहीं है उपस्थित, अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष जो है ना नगर पालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो ऐसे में क्या होगा, उसको पदेन अध्यक्ष बना देंगे, उसको माना जाएगा। ठीक है, आगे क्या बताया है, देखिए सदस्य को नगर पालिका स्वामी क्या सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मानेगी, और समिति जिनका ना पदेन अध्यक्ष है ना नगर पालिका द्वारा चुना गया है, कोई ऐसी समिति जिसका ना तो कोई पदेन अध्यक्ष है और ना ही उसको नगर पालिका के द्वारा चुना गया है किसी अध्यक्ष को, तो क्या होगा कि जो समिति के सदस्य हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। और यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो क्या करेंगे, समिति अपने सदस्यों में से ऐसी बैठक का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। देखिए दोबारा मैं आपको एक बार बताती हूँ, इसको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए, चाहे हमें 2 बार 3 बार करना पड़े। इंग्लिश वाले भी ध्यान देना अच्छे से। देखिए, इफ़ चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी, देखिए यदि कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष है वो किसी समिति का मेंबर भी है तो उसको क्या माना जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाएगा, मतलब कि पदेन अध्यक्ष माना जाएगा उस समिति का। ठीक है, इफ़ वाइस चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, इफ़ वाइस चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज मेंबर, यदि कमेटी का जो उपाध्यक्ष है ना नगर पालिका का, वो यदि किसी कमेटी का सदस्य है तो वो अध्यक्ष के ना होने पर उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाएगा, मतलब पदेन अध्यक्ष माना जाएगा। इफ़ नो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो यदि कोई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है मतलब कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है तो क्या करेंगे, म्यूनसिपैलिटी जो है ना वो किसी भी मेंबर को, उस समिति के किसी भी मेंबर को एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर लेगी, अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। ठीक है, अब इफ़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और चेयरमैन अपॉइंटेड बाय म्यूनसिपैलिटी डज नॉट अटेंड मीटिंग, कमेटी अपॉइंट चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर्स एंड अपॉइंट टाइम टू टाइम इट्स ओन चेयरपर्सन फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स ओन मेंबर्स। देखिए क्या बात कही कि यदि कोई एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं है, चेयरमैन नहीं है, मतलब पदेन अध्यक्ष नहीं है, और यह नगर पालिका ने किसी अध्यक्ष को नियुक्त किया है, उसने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, तो कमेटी क्या करेगी, कमेटी अपॉइंट चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग, तो ऐसी मीटिंग का कमेटी ना खुद ही अपॉइंट कर लेगी, अपनी जो ऐसी मीटिंग रखी जाएगी उसका चेयरमैन, ठीक है, उस बैठक का अध्यक्ष वो खुद नियुक्त करेगी अपने खुद के मेंबर्स में से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो 5th है उसमें क्या कहता है कि टाइम टू टाइम अपॉइंट करती रहेगी, जिसका कोई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है या जो चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया नहीं है, तो टाइम टू टाइम वह कमेटी खुद ही अपने मेंबर्स में से किसी एक का चुनाव कर लेगी। ये बात इस टोटल में कही गई है कि चेयरमैन का चुनाव कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 57। अब हम करेंगे सेक्शन 58। ठीक है,
तो सेक्शन 58 कहाँ पे दिया गया है, किस में दिया, क्या बोलता है, प्रोसीजर एट मीटिंग्स, कि मीटिंग्स का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ठीक है, मीटिंग्स का प्रोसीजर क्या होगा ये हमें करना है सेक्शन 58 में। तो देखिए क्या बात की गई है कि जो कमेटी की ऑर्डिनरी मीटिंग्स होंगी, ऑर्डिनरी मीटिंग्स ऑफ कमेटी विद इन 2 मंथ्स, जो साधारण क्या बोलते हैं साधारण बैठकें होंगी वो 2 महीने के अंदर अंदर होंगी। ठीक है, 2 मास के भीतर भीतर, मतलब कि ऑर्डिनरी मीटिंग्स ऑफ कमेटी विद इन 2 मंथ्स। इफ़ चेयरमैन ऑफ कमेटी एब्सेंट फॉर पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, यदि कमेटी का जो चेयरमैन है, मतलब कमेटी का जो अध्यक्ष है, वो 15 दिन से ज़्यादा के लिए अनुपस्थित है, तो ऐसे में क्या होगा, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है या वाइस चेयरमैन है, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पालिका का, वह मीटिंग बुला सकता है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मल केस में तो कोई भी समिति है यानी कोई भी कमेटी है, उसका अध्यक्ष मीटिंग बिठाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन इन केस की नगर की जो कमेटी है उनके अध्यक्ष खुद 15 दिन से ज़्यादा के लिए एब्सेंट हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे वह मीटिंग को बुलाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो कमेटी है मतलब मिलेंगी या कमेटी बुलाई जाएगी, या कमेटी का जो स्थगन होगा वो कैसे होगा, एज दे थिंक प्रॉपर, जैसा भी उचित समझो उस हिसाब से होगा। कमेटी मीट एंड एडजॉर्न एज दे थिंक प्रॉपर। ठीक है, समिति को जैसा उचित लगेगा वो अपनी बैठकें करेंगी, मतलब मीटिंग करेंगी और एडजॉर्न करेंगी। और स्पेशल मीटिंग कौन बुलाएगा, स्पेशल मीटिंग कॉल्ड बाय चेयरमैन, यानी अध्यक्ष के द्वारा स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। वेन एवर दे थिंक फिट, कब बुलाई जाएगी स्पेशल मीटिंग, जब उनको ठीक लगे। वेन एवर दे थिंक फिट अपॉन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और नॉट लेस देन 2 मेंबर्स ऑफ कमेटी। स्पेशल मीटिंग बुलाता है जब कभी उसको ठीक लगे, मतलब रिटर्न में देना होगा, या तो नगर पालिका के अध्यक्ष बोलेगा कि आप स्पेशल मीटिंग बुलाओ, अथवा जो कमेटी है उसके 2 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 मेंबर के द्वारा रिटर्न में रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि आपको स्पेशल मीटिंग बुलानी है। ठीक है, और रिक्वेस्ट जब प्रेजेंट हो जाएगी किसके पास, कमेटी के चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन के पास जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके 2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी होगी। ठीक है, 2 दिन के अंदर, जब रिक्वेस्ट रिटर्न में चली गई उसके 2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी होगी। और 4th पॉइंट में बताया गया है कि जब तक हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक कोई कार्य संचालन नहीं किया जाएगा। नो बिजनेस ट्रांजैक्शन एट एनी मीटिंग अनलेस हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, जब तक आधे मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे कमेटी के तो कोई कार्य संचालन नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी धारा 58। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बात की गई है। हमने पहले तो 2 महीने की बात की थी कि समितियों की बैठकों में 2 मास के अंदर 2 महीने के अंदर एक साधारण बैठक होनी चाहिए, हर 2 महीने के अंदर। ठीक है, नगर पालिका की किसी भी समिति की जो साधारण बैठक होगी 2 महीने के अंदर होगी। ठीक है, और जो अध्यक्ष है किसी समिति का वो 15 दिन से अधिक के लिए यदि अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला लेगा। और जो विशेष बैठक होगी वो कैसे होगी कि जब भी समितियों को आवश्यक लगे अथवा अध्यक्ष को ऐसा आवश्यक लगे या नगर पालिका का अध्यक्ष है ना, अथवा समिति के कम से कम 2 सदस्य। पहली बात तो जब उनको ठीक लगता है जब वो बुला सकते हैं विशेष बैठक, समिति को अथवा उनके अध्यक्षों को, उसके समिति के अध्यक्ष को आवश्यक लगे, या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्य लिखित में अनुरोध करें तो 2 दिन के भीतर भीतर समिति की बैठक बुलाई जाएगी। ये बात थी हमारी सेक्शन 58 की। ठीक है, अब हम करेंगे और एक बात कहती है कि समिति की बैठक में कोई भी कार्य संचालन जब तक नहीं होगा तब तक कि कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए, मतलब गणापूर्ति हो गई है, गणपूर्ति 1/2 हो गई इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन 59। इसमें क्या बात की गई है, सबऑर्डिनेशन ऑफ कमेटी टू इंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, यानी नगर पालिका के समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। सेक्शन 59 ये बात कहती है। तो देखिए क्या बात की गई है इसमें कि बाढ़ समिति और प्रत्येक समिति, बाढ़ समिति प्लस प्रत्येक समिति नगर पालिका के अनुदेश अर्थात नगर पालिका के द्वारा जो बजट अनुमोदन के पश्चात हो,
मतलब बजट का जो अनुमोदन हो गया उसके पश्चात ही व्यय का अनुमोदन करेगी। जो बाढ़ समिति है और प्रत्येक समिति वो नगर पालिका का जो अनुदेश दिया गया है अर्थात जो भी बजट अनुमोदित हुआ है उसके पश्चात ही व्यय का अनुमोदन करेगी। समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प नगर पालिका के पुनरीक्षण के अध्ययन होगा, यानी समिति जो भी संकल्प पारित करेगी उस संकल्प को नगर पालिका के द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा और नगर पालिका को अपील की जा सकती है। ठीक है, अपीलेबल होता है ये। और नगर पालिका कोई भी विवरण लेखा भी मांग सकती है, यानी कोई भी दस्तावेज मांग सकती है किसी भी कार्य का। तो देखिए एक बार इंग्लिश में भी आपको बता सकती हूँ। नो कमेटी कैन अप्रूव एनी स्कीम और एक्सपेंडिचर फ्रॉम म्युनिसिपल फंड अनलेस ऑलरेडी अप्रूव्ड इन एनुअल और सप्लीमेंट्री बजट बाय म्युनिसिपैलिटी। मतलब कोई भी कमेटी किसी भी स्कीम को या एक्सपेंडिचर को, कोई भी स्कीम या एक्सपेंडिचर म्युनिसिपल फंड से, इन नगर पालिका फंड से किसी भी स्कीम और एक्सपेंडिचर को अप्रूव नहीं कर सकती। कब तक? जब तक कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जो सप्लीमेंट्री बजट होता है या एनुअल बजट होता है उसमें वो पहले से अप्रूव किया गया नहीं हो, वो बजट अनुमोदित नहीं हो उस स्कीम के लिए, तब तक कोई भी स्कीम नहीं पारित की जाएगी। ठीक है। और रिजोल्यूशन जो भी कमेटी के द्वारा पास किया जाता है, रिजोल्यूशन पास्ड बाय कमेटी, वो क्या होगा? उसका रिवीजन हो सकता है और अपील की जा सकती है। जो रिजोल्यूशन होता है जो कि कमेटी पास करती है वो रिवीजन और अपील दोनों हो सकती है। उसकी रिवीजन यानी रिवीजन कौन करेगा? नगर पालिका, और उसकी अपील भी की जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बात करता है? देखिए, जनरल फंक्शंस ऑफ द वार्ड कमेटी, मतलब वार्ड कमेटी के जनरल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जनरल फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए इसमें आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सुपरविजन ऑफ सैनिटेशन वर्क का सुपरविजन, प्रिपरेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम, जो डेवलपमेंटल स्कीम है उनको प्रिपेयर करना, एनकरेज करना, असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में असिस्ट करना, आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना, डेवलपमेंट स्कीम के बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना, और डेवलपमेंट स्कीम के लिए लोगों को वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में लोगों का पार्टिसिपेशन लेना। नेक्स्ट क्या आएगा? हार्मनी यूनिटी अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, जो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल है उनमें हार्मनी और यूनिटी स्थापित करना, वॉलंटरी लेबर डोनेशन बाय वे ऑफ गुड्स और मनी, ठीक है, गुड्स के द्वारा और मनी के द्वारा, वॉलंटरी कोई गुड्स डोनेट कर रहा है या मनी डोनेट कर रहा है या अपने आप से लेबर दे रहा है, श्रम दे रहा है अपना, उसको प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स और गेम्स, ठीक है, आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स और गेम्स को एनकरेज करना, टाइमली कलेक्शन करना टैक्स का, फीस का, अदर सम्स का, ठीक है, मेंटेनेंस करना पार्क्स का और स्ट्रीट लाइट्स, जो हमारी जो सार्वजनिक जो लाइट्स होती है उनको मेंटेनेंस, और जो अदर फंक्शन जो कि म्युनिसिपैलिटी असाइन करें। ठीक है, एक बार और हिंदी में बता देती हूँ आपको, वार्ड समिति के सामान्य कार्य क्या है। ये क्या मैं दो बार बता रही हूँ ना, उससे भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, वार्ड में स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना, विकास स्कीमों के तैयार किए जाने में और उनके प्रोत्साहन में सहायता करना, वार्ड के लोगों के विभिन्न समूहों में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम, माल या धन के रूप में दान जुटाना, विकास और कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हितकारियों की पहचान में सहायता करना, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रीड़ा, खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नगर पालिका को शोध करों, फीसों, मतलब शोध करों, टैक्सेस, फीस और अन्य रकम के समय पर संग्रहण में सहायता करना, पार्कों के रखरखाव में सहायता करना, स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में सहायता करना, और ऐसे अन्य कृत्य जो नगर पालिका के द्वारा समनुदेशित किए जाए। तो ये सब था हमारा धारा 60 में। ठीक है, अब हम करेंगे धारा 61। ये क्या करती हैं? शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए क्या बात की गई कि जो नगर पालिका क्या करेगी? समितियों के अधिकार, शक्तियों और कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्यपालक कार्य सौंपे जाएंगे। मतलब नगर पालिका समितियों को कार्य सौंपेगी। ठीक है, और कैसे कि उन समितियों के अधिकारों का, शक्तियों का और कर्तव्यों का हनन नहीं होना चाहिए, उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा? नगर पालिका के सदस्य को बना दिया जाएगा अध्यक्ष, मतलब वही उस पद को संभालेगा।
यानी अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो सदस्य के ऊपर वह बागडोर आएगी। और यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का हो तो आरक्षित वर्ग के सदस्य को ही, आरक्षित वर्ग का कोई सदस्य ना होने पर नगर पालिका जिसको उपयुक्त समझती है उसको बना देगी। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ मैं आपको। देखिए क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस, सेक्शन 61 बात करता है। तो जो भी डेलीगेशन होगा पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस का, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एंड कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। विदाउट प्रेजुडिस टू पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस, मतलब पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस को प्रेजुडिस नहीं किया जाना चाहिए अंडर सेक्शन 55, 157 और 158। ठीक है, सेक्शन 55, 157 और 158 में जो पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस हैं वो प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, नेक्स्ट है सेकंड में ये बात कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष को बनाया जाता है, लेकिन जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो जैसा उचित समझे, मतलब कि नगर पालिका के सदस्य को बनाया जा सकता है, तो उसको फंक्शन डेलीगेट कर देगी। लेकिन केस में जब किसी केस में जब SC, ST, OBC अथवा वुमन का पद खाली हो, मतलब जो अध्यक्ष था वो SC का, ST का, OBC या वुमन का पद खाली हुआ है, तो उसी कास्ट का जब वुमन मेंबर है तो वुमन मेंबर को देंगे। ठीक है, और यदि वो भी अनुपस्थित है तो जिसको नगर पालिका उचित समझे उसको यह भार दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 62 की। देखिए सेक्शन 62 क्या बात करता है, एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड कमिटीज नॉट विशिएटेड बाई डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो एक्ट्स और प्रोसीडिंग है वो डिस्क्वालिफिकेशन से, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन से विशिएट नहीं होगी, ये बात इसमें कही गई है। देखिए इसमें क्या बात की गई है धारा 62 में कि यदि कोई अध्यक्ष है या कोई उपाध्यक्ष है उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जिस स्थिति से वो कार्य करना बंद कर देंगे तो उनके पहले जो किए गए कार्य हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे, मतलब कि वो इलीगल नहीं माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो उनको नॉट विशिएट, मतलब विशिएट किए हुए, दूषित किए हुए नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर कोई सदस्य, अध्यक्ष या पीठासीन का निर्वाचन और नियुक्ति त्रुटि में है, मतलब कोई सदस्य है या कोई अध्यक्ष है या कोई पीठासीन का निर्वाचन किया गया है और उसकी नियुक्ति ही त्रुटि में है कि गलत नियुक्ति हो गई है, तो ऐसे में उस समिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि कोई भी संकल्प अविधिमान्य नहीं होगा, कोई भी संकल्प है वो अविधिमान्य नहीं होगा बशर्ते उससे नगरपालिका या समिति की कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, और कोई बैठक यदि बुलाई गई है तो उसी प्रकार सम्यक रूप में बुलाई जाएगी और कार्य करेगी। ठीक है, कोई भी संकल्प अविधिमान्य नहीं होगा, मतलब इल्लीगल नहीं होगा, और ना ही नगरपालिका या समिति की कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उससे अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अविधिमान्य माना जाएगा। कोई भी आकस्मिक रिक्ति हो गई तो उसका अन्य सदस्यों के कार्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ये बात की गई है हमारी सेक्शन 62 में। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के द्वारा कोई भी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग है म्यूनसिपैलिटी का वो विशेष नहीं होगा। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्ट, मतलब कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है या कोई डिफेक्ट है इलेक्शन में, नॉमिनेशन में, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के अपॉइंटमेंट में एज ए मेंबर, चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग अथॉरिटी। ठीक है, यदि कोई भी किसी पर्सन के या किसी मेंबर के या किसी चेयरपर्सन के या प्रिसाइडिंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट में, इलेक्शन में, नॉमिनेशन में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो या कोई डिफेक्ट हो तो वह जो एक्ट है या प्रोसीडिंग है म्यूनसिपैलिटी की वह विशिएट नहीं मानी जाएगी, नॉट विशिएट। ठीक है, अगर कोई सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए, घोषित हो जाए, ऐसा घोषित हो जाए कि जो मतलब इलेक्शन किया गया है वही डिफेक्टिव है, तो मतलब उनको माना जाएगा कि निर्वाचित हुए नहीं, ये इलेक्शन ही नहीं हुआ। या ऐसे लोग, कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कार्य करना ही बंद कर दें ऐसी घोषणा के कारण, तो ऐसे में जो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग उनके द्वारा की गई है नॉट इनवैलिडेट बाय डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन जो किया गया है कि ये निर्वाचन गलत हो गया, तो उस डिक्लेरेशन से ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा किया गया एक्ट और प्रोसीडिंग इनवैलिडेट होगी। अगर कार्य गलत किया है तब तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कमेटी अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपॉन एनी मेंबर।
ठीक है, क्या कह रहे हैं कि देखिए म्यूनसिपैलिटी का या कमेटी जो अपॉइंट की गई है उसका कोई रिजोल्यूशन है, अगर वो इरेगुलरिटी आती है इन द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपॉन एनी मेंबर, ठीक है, यदि किसी मेंबर के सर्विस के नोटिस में कोई इरेगुलरिटी आती है, ठीक है, और उनके द्वारा कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अगर कोई संकल्प पारित करते हैं, रिजोल्यूशन पास कर दिया है तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइजो क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग्स वर नॉट प्रेजुडिशियली अफेक्टेड बाई सच इरेगुलरिटी, उस इरेगुलरिटी से प्रोसीडिंग्स प्रेजुडिशली अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो जो अनियमितता है उसके कारण प्रेजुडिस नहीं उत्पन्न होना चाहिए। फोर्थ है अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड, जब तक कि विपरीत तरीके से प्रूव ना हो, मीटिंग्स कमेटीज अपॉइंटेड वेयर माइन्यूट्स मेड एंड साइंड ऑल मेंबर्स ऑफ मीटिंग्स। देखिए क्या करें कि जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाए, जब तक कि कोई विरोधाभास प्रूव नहीं हो, गलत नहीं हो, तो जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी कमेटी अपॉइंट की गई है, ठीक है, जो भी माइन्यूट्स बनाए गए हैं, साइन किए गए हैं, तो उनको माना जाएगा डीम्ड डेली कॉन्वेंट एंड हेल्ड, मतलब उनको प्रॉपर माना जाएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ मीटिंग, जो भी मीटिंग्स के सारे मेंबर्स हैं उनको डेली क्वालिफाइड माना जाएगा, ड्यूली क्वालिफाइड। वेयर प्रोसीडिंग्स आर प्रोसीडिंग्स ऑफ कमेटी, जहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स है ना वह कमेटी की प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, तो उसमें कमेटी इज डीम्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ माना जाएगा। कमेटी की प्रोसीडिंग की गई है जहाँ पर, तो कमेटी माना जाएगा कि कमेटी डेली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, मतलब कि गठित की गई कमेटी है और ये जो मैटर्स डील किए गए हैं उनके को डील करने की पावर थी उसके पास, तभी ये प्रोसीडिंग हुई है, ऐसा ही माना जाएगा। ड्यूरिंग वैकेंसी इन म्यूनसिपैलिटी और कमेटी, अगर कोई वैकेंसी है कमेटी में, म्यूनसिपैलिटी में, जो कि कंटिन्यूइंग मेंबर्स में एक्ट, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर नगर पालिका में या कमेटीज में कोई वैकेंसी के दौरान अगर कोई कंटिन्यूइंग मेंबर ने काम किया है तो ऐसा माना जाएगा कि नो वैकेंसी हैड अकर्ड, कि कोई वैकेंसी ही नहीं थी, मतलब कोई रिक्त स्थान नहीं था, कोई रिक्त पद नहीं था, जिस मेंबर ने काम किया है वो उस पोस्ट पर रहते हुए ही किया है। ठीक है, ये हमें बताया गया है सेक्शन 62 में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 63 की। सेक्शन 63 क्या बात करता है, देखिए, म्यूनसिपल फंड ऑर्डिनरी लाइबल फॉर ऑल कॉस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय म्यूनसिपैलिटीज।